जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास की कार्रवाई जारी। नौशहरा में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से एक फौजी जवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हुक्काम ने जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी दफ्तर से बोर्ड हटा दिए। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोजा जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज मान ली। और जाफर एक्सप्रेस हमला, दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमाली मुसाफिरों के पास बिठा दिया। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पर एक बार फिर फायरिंग के नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से मुश्तबा स्नाइपर फायरिंग से एक फौजी जख्मी हुआ है, जिसे बाद में अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ताम ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि नौशहरा एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कलसियान सेक्टर में फौजी जवान उस वक्त जख्मी हुआ है जब सरहद के उस पार से पाकिस्तानी फौज की स्नाइपर फायर की जद में वो फौजी जवान आ गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया, जिसके बाद ही उसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए से उधमपुर आर्मी अस्पताल ले जाया गया है। आपको बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की स्नाइपर फायर से एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। कलसियान सेक्टर राजौरी के नौशहरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर कलसियान सेक्टर में ये आज सुबह ये वाकया पेश आया है, जहां पर एक फौजी जवान जख्मी हुआ है, जिसको बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर फौजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी गौर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके नौशहरा की कलसियां से खबर सामने आ रही है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें एक जवान जख्मी होने की खबर इस वक्त तक सामने आ रही है। हालांकि इसकी तस्दीक सेना की तरफ से अभी तक नहीं की गई है और न ही किसी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है, मगर ये खबर जरूर ज़राए के हवाले से निकलकर सामने आई कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कलसियां इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ और जख्मी जवान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के फौरी बाद उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे। जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक कलसियान सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से माना जाता है कि स्नाइपर फायर से फौजी जवान जख्मी हुआ है, जिससे बाद में फौजी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया। बढ़ते आगे बात जरा बजट इजलास की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर बजट इजलास जम्मू में जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पर बहस का आगाज भी हो गया है और आज वक्फे सवालात के बाद महकमे तालीम के मुतालबात ज़र को लेकर मेंबर असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कट मोशन पेश की है। पवन कुमार गुप्ता, आर.एस. पठानिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, शक्तिराज परिहार, फयाज अहमद मीर, युद्धवीर सेठी, वहीद रहमान पर्रा, मनोहर लाल की जानिब से मुतालबात ज़र बाबत तालीम पर अपनी कटमोशन दाखिल की है। उधर आज ऐवान में सेहत और तिबी तालीम को लेकर भी मेंबरान की तरफ से कटमोशन दे दी गई है। समाजी बहबूद आला तालीम के महकमों के लिए भी आज मुतालबात ज़र पर मेंबरान की तरफ से कटमोशन पर बहस होगी। उधर आज ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही PDP के मेंबर वहीद रहमान पर्रा ने दाखिले वजारत की तरफ से 2 मुख्तलिफ जमातों पर पाबंदी आयद करने पर ऐवान की तवज्जो मबसूल करानी चाहिए, ताहम स्पीकर ने वक्फे सवालात को शुरू करने का हुक्म दिया। आज कुल मिलाकर 32 सवालों के जवाब देने थे, ताहम वक्फे सवालात के दौरान चंद ही मेंबरान की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया। आज जिन मेंबरान ने सवाल पूछे उनमें चंद्र प्रकाश गंगा, अली मोहम्मद डार, कुलदीप सिंह परिहार, अर्जुन सिंह राजू, खुर्शीद अहमद, सतीश कुमार शर्मा, दविंदर कुमार बनियाल और जे मीर शामिल हैं। ताम ज़िमनी सवालों में कई दीगर मेंबरान ने भी वज़रा की तवज्जो अपने हल्के इंतखाब की तरफ करानी चाहिए। जिन मेंबरान ने जिन महकमों के मुतल्लिक सवालात पूछे उनमें स्पोर्ट्स, वर्कर्स डिपार्टमेंट, सयाहत, पब्लिक वर्क, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज को लेकर पूछे गए हैं। बस बाकी सवाल
इसमें कोई शक नहीं सर, खामियां हैं, खामियां हटाने का हमने वादा भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जो ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी ये सोच नहीं है और कहीं भी हमारा ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, उन लोगों के साथ जाति होने देंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है कि आपकी हिफाजत हम करेंगे। इसलिए जहां तक इस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हमेशा आज तक जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी या इंडस्ट्री बनी, चाहे वो आप पुराना देख लें, चाहे कश्मीर में बनी, चाहे जम्मू में बनी, चाहे गंगयाल में बनी, चाहे आपकी बड़ी ब्रह्मणा बनी, चाहे सांबा बनी, चाहे कठुआ बनी, जितनी भी इंडस्ट्री स्टेट बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे बने और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप थी उनका जो आज हमारा मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमेशा चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें हुए, चाहे आज उमर साहब हैं, हमारी यहाँ कोशिश रही कि गरीबों की जगह इसमें ना जाए। और हमेशा हम इंडस्ट्री भी चाहते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की कास्ट पे नहीं चाहते। इसलिए आपको हम अश्योर करते हैं, जहां तक ताल्लुक है, कि जो भी इंडस्ट्री है, ये मेरा अश्योरेंस नहीं, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का अश्योरेंस है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की जमीनें हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो जायज होगा वही करेंगे और उसके लिए जितना हमसे बनेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा करके आई हुई है उस वादे को निभाएगी। आपको इसके लिए कोई शक नहीं है। इन्होंने सवाल किया लोकल एम्प्लॉयमेंट का, वो सवाल में कहीं जिक्र नहीं, जैसे आपने भी कहा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जब ये सरकार अब नहीं आई और उमर अब्दुल्ला सरकार का ये हमेशा लोगों को वादा रहा और काफ़ी सारी मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब की भी, उमर साहब की इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ जम्मू कश्मीर की या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे अलग अलग बातें हुई, उनसे मिले, वो डेपुटेशन भी मिली, मुझे भी मिली, सीएम साहब को भी मिली। जो उनका कंसर्न है, जो लोकल इंडस्ट्री है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इस पिछले दौर में जो ये 6 साल और ये 10 साल का जो दौर गया हमारा, इसमें लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा बेरोजगार बच्चे जो आज गली गली में हैं, उन बच्चों को भी रोजगार का कहीं इन 10 सालों में या 6 सालों में कहीं उनका कोई जिक्र नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, हमारी ये कोशिश है पूरी, एक तो जो इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री आए वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं, हम तो जो इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री आए वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडस्ट्री पे या यहाँ के बच्चों के, बेरोजगार बच्चों के रोजगार पर न आए। तो इसलिए ये कंसर्न इनका बहुत जेन्युइन है और पूरे हाउस का है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इन इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ऑनरेबल मेंबर साहब का, क्योंकि पीछे एक इनके वहाँ कठुआ में हुआ भी था कि एक इलाका है जहाँ जोर जबरदस्ती से इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, मैं खुद गया था, अजीब जसरोटिया साहब वहाँ थे और इन्होंने वहाँ बुला तो मैं गया, वो हमने काम रुकाया। लेकिन एक चीज हम इनको कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उनको हमारे बच्चों को, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना होगा, इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वजारत दाखिला की जानिब से आयद पाबंदी को एक बेहतर कदम करार देते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि मुल्क मुखालिफ किसी भी शख्स, इदारा या तंजीम पर कार्रवाई होगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी बुनियादी लहदगी पसंद है। याद रहे कि मीरवैस की ज़ेर क़यादत अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी की जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। कल जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 एंटी नेशनल देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी लेड बाय मीरवाइज उमर फारूक एंड JK इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेड बाय अब्बास अंसारी, उनको बैन किया गया और पूरी एक गहन जांच के बाद उनको बैन किया गया है। UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, जिसके तहत इनको बैन किया गया है। मुझे लगता है कि ये वेलकम स्टेप है, ये स्वागत योग्य स्टेप है। जो दर्द अभी महबूबा मुफ्ती जी का चलका है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का चलका है, उनकी जो बेस है वो अलगाववाद पे आधारित है और कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे संगठनों के साथ उनका समझौता रहा है, फिर जाके वो राजनीति में आए हैं। आज उनको ये दर्द छलक रहा है क्योंकि अलगाववाद पे चोट जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है, वो चोट उनका दर्द छलका रही है।
मीरवाज उमर फारूक ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कंडेम किया। उन्होंने ये कहा कि अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में देखिए, जो इस वक्त भारत सरकार है, एक नीति तो स्पष्ट है, किसी भी कीमत पे देश विरोधी किसी भी गतिविधि को, विधि विरोधी जिसे हम कहते हैं कानून विरोधी, ऐसी किसी भी गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाएगा। उससे मीरवाइज कुछ बोले, मैडम महबूबा मुफ्ती कुछ बोले, लेकिन देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। कानून और संविधान के उस वृत्त को, उस सर्कल को कोई लांघने की कोशिश करेगा तो उन्हें इसी प्रकार की कार्रवाई भुगतनी होगी। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को जो है वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसी कार्रवाई। हाँ तो बोले ना, देख लेते हैं अब क्या करती है। PDP MLA वहीदुर रहमान परा ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आयद पाबंदी को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी ने कभी भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा ना ही कभी लिया है और ना ही कभी मुल्क के खिलाफ कोई बात की है। उन्होंने कहा है कि उन जमातों ने हमेशा से ही अमन और भाईचारे का दर्ज दिया है। उन्होंने पाबंदी को मनसूख करने का भी असम्बली के अंदर मुतालबा किया है। कंस्ट्रक्टिव, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीरवाइज साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, लेगेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज not just totally the vices, political vices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. So we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideological and political lines, should support and stand with Meerwais. तो सर आपने कहा आपके हाउस में भी ये बात कोशिश करेंगे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं आपकी वजाहत से भी बोलता हूं कि मीरवाइज कश्मीर जो है वो सबसे मॉडरेट वॉइस है जम्मू कश्मीर, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव सर्व्ड टू द कॉज ऑफ फैब्रिक एंड हार्मनी इन जम्मू कश्मीर। किसी भी तरीके में मीरवाइज साहब नेवर advocated or advocated disharmony in Jammu and Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. और रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, उन्होंने जो इनिशिएट की थी एंगेजमेंट, जो प्रोसेस उन्होंने रिसेंटली एंगेजमेंट किया था वक्त पे विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट शुड हैव बीन रिस्पॉन्डेड एंड वेल रिसीव्ड। और अनफॉर्चुनेटली इस तरीके में उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो और मीरवाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन उसको चोक करना, ये हम सब पे दिस इज एन अटैक, एंड वी स्टैंड विद मीरवाइज कश्मीर एंड वी सपोर्ट हिम इन दिस क्रूशियल टाइम, एंड वी वांट द बैन टू बी रिवोक्ड एज सून एज। मीरवाइज की ज़ेर क़यादत अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी के जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद करने पर मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक ने कहा है कि मरकज़ की पॉलिसी के खिलाफ बात करना मुल्क दुश्मन नहीं होता है। अब उनके जहनों में इस वक्त यही सवाल है, आखिर अगर यही मौलवी मीरवाइज उमर फारूक साहब अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में थे वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था, बस ये 15-16 दिनों में ही क्या चेंज हो गई उसकी तंजीम की तरफ से या उनकी तरफ से कि वो आज बैन हो गए। हमारा कहना है ये जमहूरी मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, सेकुलर जो हमारा आईन है उसमें हमें दिया गया है, ये बिल्कुल हक दिया गया है कि हम कोई भी हाँ, जब आप मुल्क के खिलाफ बोले, आइन के खिलाफ बोले, आतंकवाद फैलाए, उस वक्त अगर आप बैन करेंगे तो कोई उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप कोई सेंटर की किसी पॉलिसी के खिलाफ बोलेंगे तो आप आतंकवादी, ना आप आतंकवादी हैं, ना आप अलगाववादी हैं, तो ना आप सेपरेटिज्म जिसे आप कहते हैं या अलगाववाद कहते हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, ये अच्छी मैसेज नहीं जाती है लोगों में। हम चाहते हैं कि हर एक को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल किया जाए। हम तैयारी कर रहे हैं कि मौलवी उमर फारूक साहब या इत्तेहादुल अब्बास अंसारी साहब भी अगले इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उमर फारूक साहब ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में डराने धमकाने वाली नीति को जो है वो जारी रखा जा रहा है, ये कदम का एक हिस्सा माना जा रहा है। नहीं, ये आतंकवाद बनता है आतंकवादी। इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगाई तो लाल कृष्ण एडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस या अटल बिहारी उनको भी डराया था। उन्होंने भी, अगर आप 75 के अखबार देखेंगे, यही बयान दिया जो आज मौलाना उसके और उसके दरमियान तुलना करके, जब वो देशभक्त थे तो ये भी हम भी देशभक्त थे। आप मरकज की पॉलिसी के खिलाफ इसको आप ना आतंकवाद मान सकते हैं ना अलगाववाद मान सकते हैं। ये अलगाववाद नहीं है, आतंकवाद। अलगाववाद हाँ, कोई टेररिज्म को सपोर्ट कर।
इधर रुकन असम्बली निसामुद्दीन भट्ट ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आयद पाबंदी पर कहा कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब अवामी हुकूमत है और वो खुद भी इसको देख लेती है। उन्होंने कहा है कि वज़ारत दाखिला को जम्मू कश्मीर हुकूमत को एतमाद में लेना था, जो शायद नहीं हुआ। ये प्रोसेस एक चला आया है। पहले तो एक तरीका था कांग्रेस की रिजीम में ये कि सबों को एतमाद में ले लो, रिकन्सिलिएशन, एक डिसेंट वॉइस को भी ओन करने की कोशिश करो, डायलॉग करो। वो तरीका खत्म हो गया 2019 के बाद। एक कोहर्सिव तरीका इख्तियार किया गया, प्रॉपर्टी सीज होती हैं, लोगों को सर्विसेज से निकाला जाता है, और जो सर्विसेज यहाँ की ये नई किसी को मिलती हैं, किसी नौजवान को, बेटा या बेटी को, उनकी वेरिफिकेशन होती है, क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। महबूबा मुफ्ती ने ये एक तरीका आया है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी। अब तो इलेक्शन भी हुए, एक पब्लिक सरकार है वहाँ पे काम कर रही है, वो ये चीजें देख सकते थे। होम मिनिस्ट्री को उन्हें एतमाद में लिया जाना था। मुझे नहीं मालूम कि यूटी गवर्नमेंट को एतमाद में इस मसले पे लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो गलत बात है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महबूबा जी का अपना एक व्यू पॉइंट है, हम उसमें जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा एक अपना तरीका है, अवर्स इज ए नेशनल पार्टी, हम पूरे मुल्क के हित में देखते हैं, बाद में लोकल जो सेंसिटिविटीज हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करके, हम कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं। रुकन असम्बली सतीश शर्मा ने कठुआ से उधमपुर और श्रीनगर तक धार सड़क की अपग्रेडेशन के सिलसिले में असम्बली में मसला उठाया। इस मौके पर बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा है कि ये एक अहम सड़क है और इसकी अपग्रेडेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये दिफाई नुक्ते नज़र से भी एक अहम रास्ता है। देखिए, ये जो हमारा धार रोड है, ये जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, अगर इसे कोई समझे तो। जैसे आपका कठुआ से या पठानकोट से जीटी रोड है जम्मू तक, वैसे ही इसके टूवर्ड्स हिली साइड 25 किलोमीटर ऊपर मान के चलो तो ये सब धार रोड पड़ता है। और 62 की वार जो हुई या 65 की हुई, 71 की हुई, सारा अम्यूनिशन जो है इसी रोड से जाया करता था, ये नीचे वाले रोड से नहीं। आर्मी का जो भी रूट रहता था वही रहता था। तो हम लोगों ने यही उठाया कि अभी जनसंख्या भी बढ़ रही है, समस्याएं हो रही हैं, कुछ ना कुछ लोगों का भी, गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ रही है, तो हमारा रोड अभी तक वहीं का वहीं टिका हुआ है। तो क्यों ना इसके ऊपर मैंने एक सदन के अंदर ये विषय उठाया कि धार रोड को अपग्रेड करके उसकी 4 लेनिंग हो। 133 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो गाड़ियां कश्मीर को जाती हैं, जो ट्रक्स जाते हैं, अदर छोटी गाड़ी जाती हैं, 6 विधानसभाएं इसके ऊपर आधारित हैं। तो आपने देखा होगा कितना इंपॉर्टेंट इशू था। आज उस इशू को हमारे आदरणीय पवन गुप्ता जी ने भी उसी इशू को टेकअप किया, फिर आदरणीय पठानिया साहब ने किया, बलवंत जी ने किया, सब लोगों ने इस इशू को, उन्हें लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सरकार के अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण क्या? अभी तक नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने, लेकिन अभी हमने कहा है कि आपके माध्यम से एक बार भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ भारत को ये लिखा जाए कि ये गिरफ्त के अंडर इस समय रोड है, इस रोड को आप डाइवर्शन देके और इसको आप लोग हैंड ओवर करिए NHA के अंडर, ताकि वो एक बढ़िया रोड बन सके, एक उस रोड की लुक भी जो है लगे, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है जम्मू कश्मीर के लिए। कल को बाय द वे कभी ऊपर वाले की दया से हो नहीं, हम लोग ताकतवर है, हमारा देश ताकतवर है, और इंडो पाक बाहर लगती है, उसका भरोसा तो कोई है नहीं। तो वो ये जो नीचे वाले रोड है, चाहे वो आपका रेलवे है, चाहे आपका हाईवे है, चाहे आपका वाई बॉर्डर रोड है, चाहे मतलब जितने भी 4 लेन 6 लेन, ये पाकिस्तान की रेंज में है। यही धार रोड एक ऐसा रोड है कि जो एक सेफ रोड है, जो आपको सेफ पैसेज देता है। मतलब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोड, मैं वो शब्द नहीं आप इस पे कह सकता। मैंने एक ही शब्दों में ये बात खत्म होती है कि जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आपको मिला है, जो रिस्पांस आपको मिला है, उससे सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई क्या, उन्होंने कहा है कि हम लिखेंगे इसको, लेकिन हम लोग भी एक बार विधायक हो सकेगा तो भारत सरकार के मंत्रियों से जाकर मिलेंगे, आदरणीय रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और आदरणीय गडकरी जी से जाके मिलेंगे इसी विषय के ऊपर, सारे विधायक हमने ये तय कर रहे हैं।
पूंछ के एक नौजवान का कच्ची छावनी से लापता होने पर रुकन असम्बली एजाज अहमद जान ने कहा है कि एक केस इस सिलसिले में दर्ज कर लिया गया है और तलाश भी जारी है। ताहम पुलिस से गुजारिश है कि वो हंगामी बुनियादों पर नौजवान की तलाश करें ताकि उनके घर वालों की परेशानी दूर हो सके। जो नौजवान है यावर रशीद इसका नाम है और ये रशीद साहब का बेटा है। ये पुंछ से आया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए आकाश इंस्टीट्यूशन में और पेपर देने के बाद इसका पता नहीं चल रहा है। हमने कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की है, मिसिंग रिपोर्ट डाल दी है, उन्होंने हमें एश्योर किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी का एक फेलियर है। सिक्योरिटी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और क्योंकि ये सिक्योरिटी का जो निज़ाम है ये स्टेट के अंडर नहीं आता है, ये मरकज़ी सरकार के अंडर आता है। मैं अपील करूँगा एलजी साहब से कि वो इसमें इमीडिएटली एक रिव्यू ले लीजिए। जगह जगह बच्चे गुम रहे हैं और ये बड़ा एक कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों का। क्या ये कहीं कोई डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और कौन लोग हैं इसके पीछे? उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत हुई आपकी? मेरी हुई 2-3 जगह बात हुई है इस मसले पे। जो ऑफिसर से मैंने उनसे बात की है और अभी मैं हाउस के अंदर जो है ये हाउस पे लाऊंगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। विषय को कितना गंभीर आप देखते हैं? ये बहुत गंभीर है। अगर एक बॉर्डर इलाके से एक आदमी यहाँ आता है, बच्चा आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए और 17 साल का नौजवान आता है तो उसका इस किस्म से मिसिंग हो जाना, मैं समझता हूँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर रही, लेकिन इसको वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। देने के लिए आया आकाश, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 17 साल का है सर, यावर रशीद सन ऑफ मोहम्मद रशीद। सर कल से वो मिसिंग है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है और उसके लिए कोई जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। सर 17 साल का बच्चा है सर, वहां से यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए आया आकाश, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे। नाजरीन, हम आपको सीधे असम्बली लिए चलते हैं जहाँ इस वक्त असम्बली की कार्रवाई जारी है। एजुकेशन पॉलिसी में ये भी मेरी तरह ही है कंसर्न। गरीब तबका हमारे मुल्क का आज भी जब हम कहते हैं दौलत के अंबार है हमारे मुल्क में और पिछले 14-10 साल में ये तरक्की हुई है, उससे पहले 100 बिलियनर्स थे, अब 200 तक वो तादाद पहुंच चुकी है। दौलत है, दौलत के अंबार है, जमा हो रहे हैं कुछ खानदानों के पास। और जहां तक जीडीपी का ताल्लुक है वो जीडीपी घट रहा है। जहां तक जो लोअर स्ट्रेटा है हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा, उनके पास परचेजिंग पावर घट रहा है। और बजट की खासियत ये होती है कि डिमांड को जनरेट किया जाए, तब जाकर हम उस बजट को प्रोग्रेसिव मान सकते हैं। लेकिन इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो ज्यादा, पैसा रखा ज्यादा, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में प्री एजुकेशन ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड ऑल दैट, बड़े बड़े महान नेता पैदा हुए हैं, हिस्टोरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, बाकी टेक्नोलॉजी। लेकिन जब से ये एजुकेशन पॉलिसी, उसके 3 सी है, 3 C's। 1 कमर्शलाइजेशन, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, पैसा कमाना, एजुकेशन को टूल बनाना पैसा कमाने के लिए, मार्केटेबल। और दूसरा सेंट्रलाइजेशन, वो भी आपने सुना होगा, यूजीसी ने एक सर्कुलर ऑर्डर निकाला है। अब आपके वाइस चांसलर जो है हर स्टेट के, वो दिल्ली वाले ही मुंतखब कर लेंगे। आप जम्मू कश्मीर का या बाकी यूटीज का या स्टेट्स का वो दर्जा नहीं है कि वो एजुकेशन जो कि कंकरेंट सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट था, अब वो सेंट्रलाइज हो रहा है कि वाइस चांसलर भी नॉमिनेटेड फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। तीसरी बात जो है, जो सबसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे, वो ये है कि जहां तक एजुकेशन का, इवन इन लॉन्ग बिफोर ड्यूरिंग फ्यूडल रूल, एजुकेशन उस वक्त मदरसे हुआ करते थे, आज क्वालिफाइड, आज नए जमाने के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहां सवाल था कि रीजनिंग, जो बहस मुबाहिसा, तहकीक, वो उनसे
हमारे बच्चे इक्विप हो जाएं उस तालीम से। डिस्कशन, डिबेट एंड रीजन, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और आज जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है उसको अपसाइड डाउन किया जा रहा है। अगर आप मुझे बताएंगे कि मौजूदा रिजीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है पिछले 10 साल से, पार्टी बड़ी पार्टी है, नो डाउट अबाउट दैट, उनके लीडरशिप बहुत ज्यादा उनका दर्जा ऊंचा हो गया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे मुल्क में जो तालीमी निजाम है, जो उसमें हिस्ट्री है, आज काया पलट दी जा रही है। जो पाया था वो भी आप खो रहे हैं, और यही वजह है कि आज तनाजा है नॉन इश्यूज का। कोई बादशाह था, वो बादशाह ही था। बादशाह कभी नेक दिल, रहम दिल वगैरह वगैरह ये अल्फाज मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बादशाह है, चाहे वो कश्मीर का बादशाह हो, जम्मू का बादशाह हो, या दिल्ली का हो, या साउथ का हो, या नॉर्थ का हो। My history is not the history of kings, autocrats. My history is the history of the people. लेकिन गड़बड़ की जा रही है। और उस पीपल में क्या है यारा, इस पीपल में ये नहीं है जात कौन डोगरा, कौन कश्मीरी, कौन पंजाबी, कौन मलयालम वगैरह वगैरह, कौन मुसलमान, कौन हिंदू। लेकिन आज काया, नाउ द हिस्ट्री, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इटसेल्फ गेट्स इंपैक्टेड बाय दिस वायरस ऑफ कम्युनलिज्म। अब करें हम क्या, वो अलग सवाल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी चैलेंज है आपके सामने, इस सरकार के सामने। 7 साल, 8 साल, 10 साल जो रहा सिलसिला पूरे मुल्क में भी और यहां पर भी, अब उसके अंदर रहकर रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए। मैं क्या कहूं आपको, उधर प्रिंसिपल नहीं, इधर प्रिंसिपल नहीं, 10 है, 12 है, हेडमास्टर है, स्कूल है, दरवाजा नहीं वगैरह, वो सब बातें हैं। वो ऑनरेबल मेंबरान का कंसर्न हर एक का है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, हैव यू सम, क्या कुछ हमारी सरकार के पास एजुकेशन को पीपल फ्रेंडली रीओरिएंट करने की कोशिश कर लेंगे? मैं और कुछ नहीं कहूंगा, इसको बाजारी चीज बचाने से बचाइए प्लीज। ट्राई टू, ये कमोडिटी नहीं है, बाजारी चीज नहीं। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी असेंबली में बात रख रहे थे और मुख्तलिफ मामलात पर वो अपनी बात रख रहे थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।